दोस्तों सुना होगा 2008 में पूरे दुनिया में एक ऐतिहासिक क्राइसिस आया था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक मेल्टडाउन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर गोस्वामी। आज हम बात करने वाले हैं यूएस के उस क्राइसिस के बारे में, उस फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में जिसने पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा, एक बहुत ज़्यादा कह सकते हो डाउनफॉल ला दिया। दुनिया के हर एक कंट्रीज में, हर एक देश में बहुत बड़ा इकोनॉमिक डाउनफॉल आ गया। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसा था जो दुनिया का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम हिला दिया। दोस्तों ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल डिजास्टर था जिसमें बैंक्स, कंपनीज, लोगों की नौकरियां, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट सब बर्बाद हो गया। इंडिया भी इससे बच नहीं पाया, बट हमारी इकोनॉमी थोड़ी बेटर परफॉर्म करी कंपैरेटिवली। चलो एकदम ग्राउंड लेवल से समझते हैं कि ये क्राइसिस कैसे आया, क्या क्या हुआ, कौन कौन डूबा, कौन बचा और इंडिया पे इस पे क्या इंपैक्ट पड़ा। तो दोस्तों आप सबसे पहले बताऊंगा कि आप सबका मैं स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे, और अगर आप इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप फॉलो करिए। बहुत ही धमाकेदार वीडियोस और सेशंस लाता रहता हूं। सबसे पहले मैं बोलूंगा ये प्लेटफॉर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ सिखाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाता है, वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है, करियर गाइडेंस दिया जाता है और नौकरी भी मिलती है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के जरिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझिए कि क्राइसिस जो हुआ था उसका रूट क्या था। ये जो यूएस में क्राइसिस हुआ था उसका रूट क्या था? इसका मेन रूट था सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस। सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस। दोस्तों ये यूएस के हाउसिंग मार्केट बबल से निकला था। यह क्राइसिस एक छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट हुआ जो धीरे धीरे एक फाइनेंशियल सुनामी बन गया। दोस्तों समझते हैं सब प्राइम लोन्स। सब प्राइम लोन्स क्या है? बिना सोच समझ के लोन बांट दिए गए। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे आई थी, बिना सोच समझ के लोन बांट देना। यूएस के बैंक्स ने हाई रिस्क बोरोवर जो लोन रिपे नहीं कर सकते थे उनको मॉर्टगेज यानी कि होम लोन दे दिया। बैंक को लगा कि अगर कोई लोन रिपे नहीं करेगा तो घर बेचकर पैसे वापस आ जाएंगे, लेकिन यह कैलकुलेशन एकदम गलत निकली। हाउसिंग मार्केट बबल, प्रॉपर्टी के रेट आर्टिफिशियली बढ़ गए, डिमांड बढ़ी तो घर के प्राइसेस आसमान छूने लगे। लोग नए घर ले रहे थे लेकिन रियल इनकम नहीं बढ़ रही थी। सबको लगा कि प्रॉपर्टी हमेशा महंगी होती जाएगी। एक समय आया जब लोग लोन भर नहीं पाए और बबल फट गया। यह हुई थी सबसे बड़ी समस्या। दोस्तों यह सबसे बड़ी समस्या हुई थी उस यूएस क्राइसिस में जो हुआ था। बैंक ने अपना रिस्क इन्वेस्टर को बेच दिया। मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी, एमबीएस बोलते हैं इसको, मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी नाम का एक सिस्टम था जिसमें बैंक ने ये रिस्की लोन्स को इन्वेस्टर्स को बॉन्ड के फॉर्म में बेच दिया। बड़ी बड़ी कंपनीज जिस कंपनी का लोग हिस्सा बनना चाहते हैं दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनीज, लेमन ब्रदर, गोल्डमैन सैक, इवन यहां पे जेबी मॉर्गन जैसे बड़े बैंक्स ने ये बॉन्ड्स बेचकर ह्यूज प्रॉफिट कमाया। इंश्योरेंस कंपनी एआईजी ने भी इन लोन्स को इंश्योर कर दिया। सबको लगा कि ये बॉन्ड सेफ है, लेकिन रियलिटी में ये टॉक्सिक एसेट्स थे। दोस्तों इंटरेस्ट रेट बढ़ा और क्राइसिस स्टार्ट हो गया। यानी कि 2006 से 7 में यूएस फेडरल रिजर्व देख सकते हैं। फेडरल रिजर्व का मतलब होता है जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई है, सेंट्रल बैंक, वैसे यूएस में फेडरल रिजर्व है। फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया, ईएमआई बढ़ गई, लोग लोन नहीं चुका पाए, फोरक्लोजर्स बढ़ने लगे, घर सीज होने लगे, बैंक्स के पास इतने ज्यादा घर आ गए कि कोई खरीदने वाला ही नहीं बचा। क्राइसिस का फुल टाइमलाइन एक एक स्टेप्स में समझते हैं। मार्च 2008 में बेयर स्टर्न्स एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। दोस्तों 15 सितंबर 2008 को लेमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हो गया। यूएस का 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक था वो। एआईजी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी फेल होने वाली थी। यूएस गवर्नमेंट ने $85 बिलियन का बेल आउट दिया। स्टॉक मार्केट में बिगेस्ट क्रैश यानी कि 29 सितंबर 2008 को डो जोन्स
डो जोन्स एक दिन में 777 पॉइंट्स गिर गया, 777 पॉइंट्स गिर गया था दोस्तों। बहुत बड़ी बात है ये। दुनिया भर में बैंकिंग सिस्टम क्राइसिस में आ गया, लोग जॉबलेस हो गए। क्राइसिस का इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पर क्या पड़ा ये समझते हैं। ये सिर्फ यूएस का क्राइसिस नहीं था, दुनिया भर की जो इकोनॉमिक्स थी दोस्तों, वो पूरी तरह से हिल गई। यूएसए का क्या हुआ, स्टॉक मार्केट क्रैश, $8 ट्रिलियन का लॉस हुआ, 10 मिलियन लोग नौकरी से गए, इसकी जो जीडीपी है 4% गिर गई, रिसेशन आ गया। बैंक्स और फाइनेंशियल फर्म्स बैंकरप्ट हो गए, बैंकरप्ट का मतलब दिवालिया हो गए। यूके के नॉर्दर्न रॉक बैंक डूब गया, यानी कि सिर्फ यूएस नहीं, अपना यूरोपियन कंट्री जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, सबकी ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो हो गई। इंडिया पे क्या असर पड़ा ये समझते हैं दोस्तों। इंडिया में जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स 21,000 से 8,000 पे आ गया था। आईटी और बीपीओ सेक्टर तबाह हो गया था। यूएस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो गए, लाखों लोग जॉबलेस हो गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद हो गई, लोगों की नौकरियां चली गई, रुपी गिर गया 39। पहले $1 में 39 रुपीज हुआ करता था उस टाइम, और वो 39 होकर कितना हो गया, 52 रुपीज हो गया। 39 से 52 पर डॉलर हो गया। रियल एस्टेट गिरा, प्रॉपर्टी रेट्स 30 से 40% डाउन हो गए दोस्तों। क्राइसिस से कैसे निकले कैसे, बचे कैसे? यूएस फेडरल रिजर्व ने $700 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया। इंडिया में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए। इंडिया का बैंकिंग सिस्टम सेफ था क्योंकि हमने रिस्की लोन्स नहीं दिए थे। चाइना ने डिमांड बनाए रखा, इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमी कंप्लीट कोलैप्स नहीं हुआ। क्या सीखने को मिला है यहां से दोस्तों? ग्रीड से स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। हाउसिंग बबल बहुत डेंजरस होता है। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, सिर्फ रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट मत रहिए। डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग जगह अपने पैसे लगाइए। इंडिया सेफ था क्योंकि हमारे बैंक्स ने सब प्राइम लेंडिंग नहीं की थी। सब प्राइम लेंडिंग मतलब समझ चुके होंगे, उनको लोन देना जो लोन का ईएमआई भी नहीं भर सकते थे। अगर आज वैसा क्राइसिस आया तो क्या हम रेडी हैं? क्या लगता है आपको? अब हम समझते हैं 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके बाद यूएस ने कैसे बाउंस बैक किया, यूएस और दूसरे देश ने। तो 2008 के जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यूएसए, यूरोप और बाकी देशों में अलग अलग तरीके अपनाए ताकि इकोनॉमी वापस खड़ी हो सके। ये तरीके गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने मिलकर काफी कुछ किया था। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या किया था, कैसे रिकवरी हुई। सबसे पहले बेल आउट्स यानी बैंक को बचाना। सबसे पहला काम यह किया गया कि जो बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हो रहे थे, उन्हें गवर्नमेंट ने बेल आउट दिया। यूएस में ट्रबल्ड एसेट्स रिलीफ प्रोग्राम लाया गया, जिसमें गवर्नमेंट ने बड़े बैंक्स जैसे सिटी बैंक ऑफ अमेरिका को $700 बिलियन का बेल आउट दिया ताकि वो सरवाइव कर सके। जनरल मोटर्स और फोर्ड जैसे बड़ी कंपनीज को भी पैसा दिया गया ताकि वो बैंकरप्ट ना हो जाएं। यूरोप में भी बैंक्स को रेस्क्यू पैकेजेस दिए गए। क्यों? अगर बड़े बैंक्स गिर जाते तो और भी ज्यादा लोग जॉबलेस हो जाते और क्राइसिस और बड़ा हो जाता। एग्जाम्पल मैं एक दूंगा, 2020 में आपको याद होगा दोस्तों, कुछ हमारे एक्सिस बैंक के साथ हुआ था। 2020 में यस बैंक के साथ हुआ था। यस बैंक का कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस था, बैंक बंद होने वाला था, लेकिन हमारी सरकार ने बैंक बंद नहीं होने दिया, क्योंकि अगर बैंक बंद हो जाता, बैंकरप्ट या कुछ भी बैंक के साथ इशू होता, तो कई हजार लोग जॉबलेस हो जाते। उससे हमारे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता। सेम यही चीज 2008 में भी हुई थी। सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए, बहुत कम कर दिए। यूएसए का फेडरल रिजर्व और दूसरे कंट्रीज के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट 0 तक ले आए। सोचिए, यानी कि 0% पे ये लोन देने लगे ताकि लोग लोन आसानी से ले सके और पैसा मार्केट में आने लगे। यूएसए फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट 0% तक गिरा दिया था। इंडिया आरबीआई ने भी रेपो रेट थोड़ा सा कम किया था। यूरोप की बात करें, यूरोप सेंट्रल बैंक ने भी चीप लोन्स दिए, काफी कम कर दिए लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों?
जब लोन सस्ते हो जाते हैं तो लोग और बिजनेस इन्वेस्ट करने लगते हैं, जॉब्स क्रिएट होती है और इकोनॉमी चल पड़ती है। इसके बाद था सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कि आपका क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग मार्केट में पैसा पंप करना, यानी कि जब इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद इकोनॉमी बूस्ट नहीं हुई तो सेंट्रल बैंक्स ने क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टार्ट किया। इसका मतलब गवर्नमेंट खुद मार्केट में पैसा डालती है ताकि लिक्विड बढ़ सके। यूएसए में फेडरल रिजर्व ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा मार्केट में पंप किया। जापान और यूरोप में भी सिमिलर पॉलिसीज फॉलो की गई। क्यों किया गया, सब चीजें क्यों हुई, ऐसी पॉलिसीज क्यों निकाली? ताकि लोग और कंपनीज के पैसे ज्यादा क्योंकि लोग और कंपनीज के पास ज्यादा पैसा आए और वो खरीदारी कर सके, नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सके। दोस्तों गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसा खर्च किया, फिस्कल स्टिमुलस कहते हैं इसको। ओबामा गवर्नमेंट ने यूएसए में $800 बिलियन का स्टिमुलस पैकेज दिया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और जॉब क्रिएशन के लिए पैसे दिए गए। यूरोप में भी गवर्नमेंट ने नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए ताकि लोगों को जॉब्स मिल सके। इंडिया में भी गवर्नमेंट ने पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, बैंक्स को यानी सरकारी बैंक्स को सपोर्ट दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया। क्योंकि जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है तो नए जॉब्स क्रिएट होते हैं और इकोनॉमी चलने लगती है। उसके बाद था हाउसिंग मार्केट को स्टेबलाइज करना, यानी कि 2008 क्राइसिस के बाद प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत गिर गई तो गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट सेक्टर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यूएस में होम अफोर्डेबल रीफाइनेंस प्रोग्राम HARP, होम अफोर्डेबल रिफाइनेंस प्रोग्राम लॉन्च हुआ, जिसमें लोगों को अफोर्डेबल मॉर्गेज रेट्स दिए गए। इंडिया में भी सस्ता हाउसिंग फाइनेंस दिया गया ताकि रियल एस्टेट सेक्टर रिवाइव हो सके। दोस्तों रीजन क्या था? घर बिकेंगे तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलेगा, नए जॉब्स आएंगे और इकोनॉमी वापस ग्रो होगी। एंड उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन सख्त करना पड़ा। 2008 का जो क्राइसिस था बैंक की गलतियों की वजह से ये आया था, इसलिए गवर्नमेंट्स ने नए लॉज, नए नियम, नए कानून बनाए ताकि फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो सके। यूएस में डॉड फ्रैंक एक्ट लाया गया, जिसमें बैंक्स के ऊपर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रखी गई। बेसल 3 नॉर्म्स आया जो वर्ल्ड वाइड बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए था। इंडिया में भी आरबीआई ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रखी कि कैसे लोन्स दिए जाएं ताकि बैंक्स फिर से रिस्की लोन्स ना दे और मार्केट फिर से कोलैप्स ना हो। स्टॉक मार्केट रिकवरी भी हुई थी दोस्तों। जब गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स ने सपोर्ट दिया तो स्टॉक मार्केट धीरे धीरे रिकवर करने लगा। S&P 500 जो क्रैश हो गया था 2013 तक वापस ऑल टाइम हाई पे आ गया। इंडिया का सेंसेक्स भी वापस रिकवरी की तरफ बढ़ चुका था। जब कंपनीज ग्रो करती है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आता है और मार्केट पे पैसा आने लगता है। सो दोस्तों ये थी पूरी कहानी यूएस क्राइसिस जो हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस जो यूएस में हुआ था। आई होप आपको बहुत सारे इनसाइट्स मिले होंगे, बहुत सारे डेटा से आप रूबरू हुए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसी तरह के वीडियो के लिए, इसी तरह के फैक्ट्स के लिए दोस्तों फॉलो करिए BFSI अड्डा 24/7। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।